नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और इस सेशन में हम लोग क्लास 9th के मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस को कवर करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो ये क्लास 9th की सबसे पहली वीडियो है जिसमें हम लोग डील करेंगे साइंस की पहली चैप्टर जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और ये केमिस्ट्री की भी पहली चैप्टर है। क्योंकि ये चैप्टर उतनी बड़ी तो नहीं है, फिर भी हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, इसीलिए हम लोग इसको दो पार्ट में समझेंगे। तो ये जो आप जो वीडियो देख रहे हैं वो पार्ट 1 है। सेकंड वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप क्लास 10th में हैं या आपके कोई दोस्त हैं जो क्लास 10th में है, भैया दीदी कोई भी है, तो मैंने क्लास 10th की सारी वीडियोस जो है वो बना दिए हूँ पहले ही। और अगर आपको सजेस्ट करना हो किसी को तो वो सजेस्ट कर सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है, और इस चैप्टर को अंत तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे जैसे ही चैप्टर का नाम से ही आपको समझ आ रहा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स आपको समझ आता है मैटर क्या होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वह है मैटर, व्हाट इज अ मैटर। ठीक है, तो मैटर इज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज अ मास। ठीक है, तो मैटर वो सारी चीजें हैं जो सम एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, एक सर्टेन एरिया को ऑक्युपाई कर रहे हैं, या उनका सर्टेन मास हो, वेट हो, है ना, तो उसको हम लोग मैटर कहेंगे। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, चाहे वो लिविंग बींग हो या नॉन लिविंग बींग हो, एवरीथिंग, चाहे हवा, वाटर, स्टोन, सैंड, क्लाउड्स, पेंसिल, बुक्स एक्सेट्रा, जो भी आप कहें, नॉन लिविंग, लिविंग, सब कुछ जो है वो मैटर से बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग मैटर को तो पता चल गया कि मैटर क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग इंडियन फिलोसॉफिकल स्टोरीज को भी जान लेते हैं। तो हमारे जो पुराने इंडियन फिलोसॉफिकल स्टोरीज हैं उसमें कहा गया है कि एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं। और इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को बेसिकली हम पंच तत्व कहते हैं। ठीक है, पंच तत्व, पंच मीन्स 5 एंड तत्व मीन्स एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट्स। तो मेनली हम लोग हिंदू धर्म में बेसिकली लिविंग बींग्स जितने भी होते हैं, लिविंग क्रिएचर्स जितने भी होते हैं, वो कहते हैं कि सब ये 5 तत्व से ही मिलकर बना है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो एक है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है अग्नि, चौथा है वायु एंड पांचवा है आकाश। ठीक है, तो हम लोग जितने भी हैं लिविंग क्रिएचर्स, वो सब कुछ इन्हीं 5 चीजों से, बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पंच तत्व के बारे में, क्योंकि जो नए एनसीईआरटी बुक है वो रैशनलाइज्ड हुए हैं, तो थोड़ा सा इसमें इंडियन टच दिया गया है। ठीक है, तो इंडियनाइज्ड किया जा रहा है सारे सिलेबस को, इसीलिए थोड़ा बहुत हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली यही था इसमें पंचतत्व के बारे में। ठीक है, और ये सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के ही लिए है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं। बेसिकली मैटर जो है वो हम लोग दो हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है फिजिकल बेसिस पे, दूसरा है केमिकल बेसिस पे। जो केमिकल बेसिस है वो हम लोग फोर्थ कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो होगा फिजिकल बेसिस पे। ठीक है, तो फिजिकल बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमें पता करना है कि क्या मैटर जो होता है वो क्या कंटिन्यूअस है या फिर पर्टिकुलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफी बार पूछा जाता है कि इज मैटर कंटिन्यूअस और पर्टिकुलेट। ठीक है, तो मैटर देखा गया है कि मैटर जो है पर्टिकुलेट है, मैटर इज पर्टिकुलेट इन नेचर। इसका मतलब क्या है? तो द मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है, कोई भी एक मैटर हो, मान लेते हैं ये एक मैटर है, ये जो है बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, सेल्स हम लोग तो लिविंग थिंग्स में कहते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग कॉमनली उसको मैटर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मैटर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं पर्टिकुलेट, हम लोग कंटिन्यूअस नहीं कहते। आपको इस एग्जाम एक्सपेरिमेंट से समझ आ जाएगा कि मैटर जो है वो पर्टिकुलेट कैसे है। ठीक है, मान लेते हैं एक बीकर में हमने 100 ml पानी ले लिया है। ठीक है, 100 ml का बीकर है, मान लेते हैं उसमें हम लोग ने 50 ml इसमें पानी ले लिया है। ठीक है, और फिर इसमें हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है, और 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच ऐसे करके सॉल्ट हम लोग ऐड करते रहेंगे। तो क्या होगा, और उसको थोड़ा सा स्टर कर देंगे ग्लास रॉड से, क्या होगा, वो सारे ही जो नमक है वो पानी में घुल जाएंगे।
ठीक है। तो जब नमक घुल गए, मान लेते हैं हम लोग ने 5 चम्मच सॉल्ट ऐड किया, तो पांचों का पांचों चम्मच जो नमक वाला था वो सब कुछ घुल गया। तो क्या वाटर लेवल 100, जो 50 ml था, क्या वो 55 ml हो गया? नहीं। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा कंस्टिट्यूएंट है, सॉल्यूशन है, वो 50 ml ही रह जाएगा। यहाँ पे 5 ml का जो पाँच हम लोग 5 टीस्पून ऐड किया, उसका कोई इंक्रीजमेंट नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है। तो ये शो करता है कि दैट ईच एवरी मैटर, चाहे वो लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग हो, वो सब कुछ पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बना हुआ है। ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल जो है हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे आने वाले चैप्टर में, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, जिसमें एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है। तो ये इससे पता चल जाता है कि जो मैटर है वो पर्टिकुलेट है, नॉट कंटिन्यूअस। तो ये अगर आपको आता है तो इस तरह से एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स। तो हमने कहा कि हर जो लिविंग या नॉन लिविंग बीइंग है वो पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। तो हम लोग साइज कैसे मेजर कर सकते हैं? ठीक है। तो साइज तो मेजर किया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे किया जा सकता है। स्पेक्ट्रोमीटर्स है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, वेट भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि पार्टिकल्स की साइज क्या है। ठीक है। तो हम लोग ने एक 100 ml का बीकर लिया है जिसमें हम लोग ने पानी लिया है। फिर हम लोग इसमें 2-3 क्रिस्टल्स जो है पोटेशियम परमैंगनेट की ऐड कर रहे हैं। बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लिखा जाता है। फोर्थ कमिंग चैप्टर्स में आपने फॉर्मूला बनाना, बैलेंसी, वो सब भी समझेंगे। ठीक है। तो हम लोग ने पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स जो है इसमें डाल दिए, तो और उसको स्टर कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 100 ml सोल्यूशन। ठीक है। तो इसका कलर देखिए, 2-3 क्रिस्टल डालने के बाद जो कलर था वो किस तरह हो गया। ठीक है। पिंक कलर का हो गया। फिर इस सॉल्यूशन से हम लोग ने 10 ml लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और एक अगेन 90 ml वाटर में ऐड कर दिया। ठीक है। तो ये फुल टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया? 100 ml बन गया फिर से। फिर इसको भी स्टर किया। फिर इससे हम लोग ने 10 ml लिया। ठीक है। और 10 ml लेकर फिर एक 90 ml वाटर वाले बीकर में डाल देते हैं। फिर ऐसे ऐसे करते जाते हैं हम लोग, 5 से 7 बार ऐसे को करते जाते हैं। धीरे धीरे एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें जो पानी का जो कलर होगा वो फर्स्ट जो बीकर में कलर था, वाइट या नॉन कलरलेस जो था, वो सेम हो जाएगा। ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग जैसे जैसे इस मेथड को क्या कहते हैं, इस मेथड को मेनली रिपीटेड डाइल्यूशन या फिर सीरियल डाइल्यूशन भी कहा जाता है। ये सब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, और जब एक्सपेरिमेंट करेंगे केमिस्ट्री लैब्स में, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ठीक है। केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सीरियल डाइल्यूशन। इसी मेथड को सीरियल डाइल्यूशन या रिपीटेड डाइल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से आप लोग समझ सकते हैं कि सिर्फ 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में सोचिए कितने सारे पार्टिकल्स होंगे। ये 5, 6, 7, 8 बार करने के बाद में ये कलरलेस बना। ठीक है। और धीरे धीरे ये कलर की ग्रेडेशंस भी आपको समझ आ जाएगी। ये काफी डार्क था ओरिजिनल वाला। ठीक है। फिर धीरे धीरे कलर जो है फेड होने लगा, और एक पॉइंट आएगा जो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। तो इससे पता चलता है 2-3 क्रिस्टल से इतना है। अगर हम लोग बहुत सारा डाल दिए होते तो ये फेड होना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से भी कर सकते हैं। जो हम नॉर्मल, अगर पानी में हम लोग जो ब्लू डालते हैं, जिस बेसिकली उजाला हम लोग जो डालते हैं कपड़ों को डाई करने के लिए, डाई डालते हैं, उसको भी आप कलर ऐसे करके कर सकते हैं। सीरियल डाइल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो उजाला ले लीजिए, या फिर कोई पेन की इंक से भी आप डाइल्यूशन करके देख सकते हैं। आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल। इससे हम लोग यही समझ रहे हैं, है ना। एंड दे कैन बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स एज वेल। ठीक है। बहुत सारे माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल से भी। और ये जो पार्टिकल्स है वो हम लोग का नेकेड आई से तो नहीं दिखेगा, है ना। उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है। और इस तरह से आप डिटॉल के, अगर पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो डिटॉल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग नहाने वाले पानी में हम लोग डिटॉल डाल देते हैं। ठीक है। 2 ml, 1 ml, तो उससे भी हम लोग, उसमें स्मेल रह जाती है। ठीक है। तो सीरियल डाइल्यूशन करेंगे तो उससे भी हम लोग को समझ आ जाएगा कि चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, या गैसेस हो, सब जो है पार्टिकल्स जो है, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए मैटर। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा बेसिक। अब हम लोग आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम।
ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक मान लेते हैं ये हमारा एक मैटर है, इसमें बहुत सारे ये सब पार्टिकल्स हैं। तो इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारे स्पेसेस रहते हैं जिसको इंटर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस भी कह सकते हैं, है ना। तो जैसे कि हम लोग ने डाई एक डाला पानी में, ठीक है, जिस तरह से हम लोग ब्लू कलर या उजाला डालते हैं, तो ये देख सकते हैं जहां पर हम लोग डालते हैं वहां पर ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता है। और धीरे धीरे जब उसको मिक्स करते हैं तो जितने भी स्पेसेस होते हैं, वैकेंट स्पेसेस होते हैं, वहां पर जाके वो पार्टिकल्स वहां पर ऑक्यूपाई कर जाते हैं और पूरा सॉल्यूशन जो है वो उस कलर का हो जाता है, ब्लू। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस उनमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड जो है कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एक रैंडम मोशन में रहता है, ठीक है। ऑल आर मूविंग, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और हम लोग ने पढ़ा है कि जब भी कोई चीज मूव कर रहा है तो वो पोजेस क्या करता है, वो पोजेस करता है काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो दे पोजेस व्हाट वी कॉल एज काइनेटिक एनर्जी। फिर जब हम लोग एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स मूव फास्टर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, और जैसे ही हम लोग इसको हीट देंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी जो मूवमेंट है और फास्ट हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, है ना। तो ये बहुत अच्छा एक रिलेशन है। फिर आपको एक डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के बारे में भी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा कि एक द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे बहुत बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप पूजा पाठ करते होंगे तो अगरबत्ती जलाते होंगे, तो ये अगरबत्ती जो इंसेंस स्टिक्स होती है वो जब जलाते हैं तो हवा में क्या होते हैं, उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं या जो यहाँ से स्मोक निकलता है वो इंटरमिक्स हो जाता है, एटमॉस्फेयर में वो इंटरमिक्स हो जाता है और वो पूरी तरह से हमारे नाक तक पहुंचाता है उस स्मेल को, है ना। और वो खुशबू को हम पूरे घरों में फैला दिया जाता है बेसिकली। तो इस प्रोसेस को बेसिकली द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, है ना। इंसेंस स्टिक्स अलग है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो अलग है, दोनों गैसेस जो है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑफ देयर ओन। इस प्रोसेस को बेसिकली डिफ्यूजन कहा जाता है। और ये डिफ्यूजन पॉसिबल कैसे है, तो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इस पार्टिकल्स के जो होते हैं उनमें स्पेसेस प्रेजेंट है सबसे पहला, और दूसरा है कि पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में है, इसी कारण से ये भी हो जा रहा है, ठीक है। फिर हम लोग जब इसको हीट देते हैं तभी ये पॉसिबल है, जब उसको नहीं जलाएंगे तो ये इंसेंस स्टिक्स जो है वो खुशबू नहीं आता है हमें, है ना। जैसे आपको पता होगा कि अगर जैसे कोई चीज पक रहा है, खाना पक रहा है, तो जब गरम गरम होता है तो उसकी जो खुशबू होती है काफी दूर से उसकी सुगंध आने लगती है। लेकिन कोई ठंडा खाना है, उसका सुगंध आपको दूर तक नहीं आएगा, उसके लिए आपको नजदीक जाना पड़ेगा, वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो होगा, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, मोशन जो है फास्ट होने लगता है, इसीलिए दूर तक भी हमें स्मेल आने लगता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट वो है कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो मैटर्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, हम लोग ने दो आइटम लिया, जैसे एक हो गया एक आयरन बॉल हो गया और एक चौक हो गया, ठीक है। तो आपको पता है इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है, और अगर हम दोनों को ब्रेक करना चाहें, और एक तीसरा हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं एक रबर बैंड ले लेते हैं, ठीक है। और तीनों को अगर हम लोग ब्रेक करना चाहें तो सबसे आसान तरीके से कौन सा ब्रेक होगा, तो ऑब्वियसली ये रबर बैंड ब्रेक होगा, फिर चौक होगा, एंड जो लोहे वाली बॉल है वो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ आ रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से आपको नहीं समझ आ रहा तो दूसरा भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि पानी है, ठीक है, और पानी में अगर हम लोग हाथ घुमा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है घुमाने के लिए। लेकिन वही चीज अगर हम लोग हवा में घुमा रहे हैं हाथों को,
तो उसमें फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या समझ रहे हैं, दैट इज कि जो हम लोग मैटर्स पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तो गैसेस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, इसीलिए मूवमेंट जो होता है उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, गैसेस में बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होती है, तो सॉलिड में होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे तो वो आसानी से नहीं टूटेगा। इसीलिए इस केस में क्या हो रहा था, आयरन बॉल जो था वो कॉम्पैक्टली पैक्ड था, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी था, इसीलिए वो नहीं टूट रहा था। ठीक है, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उसको हीट करना पड़ेगा ताकि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़े, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, तब जाकर हो सके। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। तो बेसिक ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से आपको काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आपने बचपन में ही पढ़ा ही होगा। ठीक है, जूनियर क्लासेस में 6 से ही पढ़ा जाता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो इसमें देख सकते हैं जो पार्टिकल्स है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये बेसिकली देख सकते हैं सॉलिड में किस तरह से कॉम्पैक्टली पैक्ड है, लिक्विड में थोड़ी कॉम्पैक्टनेस कम हो गई है, और गैसेस में तो काफी दूर दूर है। ठीक है, अब हम लोग इंडिविजुअली इसको डील कर लेते हैं बहुत डिटेल में। तो सबसे पहला है जो सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इसके 3 मेन प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसके पास में दे हैव ए स्पेसिफिक शेप, उसकी शेप होती है। ठीक है, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, पेन हो, घड़ी हो, कुछ भी हो, लिविंग बीइंग हो, उसकी एक डेफिनाइट शेप होती है। ठीक है, फिर दे हैव अ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ठीक है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है, और उस बाउंड्री को हम लोग आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर नहीं लगाते। फिर दे हैव ए डेफिनाइट वॉल्यूम ऑल्सो, है ना, उनके पास वॉल्यूम भी होता है, एंड दैट इज दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मान लेते हैं हम एक लोहे के बॉल को बोला जाता है कि इसको कंप्रेस करके दिखाओ, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, हाइड्रोलिक मशीन्स यूज करने पड़ेंगे ना, इसीलिए क्योंकि उनके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम्स है। तो ये शेप, वॉल्यूम, बाउंड्रीज, ये बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सॉलिड का। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, पता होना चाहिए। और इसमें ये है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड है ना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है सबसे कम होती है। ठीक है, क्योंकि मोशंस कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ही कम है। तो स्पेस अगर कम होगा तो जो पार्टिकल्स है वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, और मूव नहीं कर पाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। ठीक है, तो दे आर जनरली अरेंज्ड इन ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, इसी कारण से फिक्स्ड शेप होता है और वो इजीली कंप्रेस नहीं हो सकता है। फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इसीलिए इसको कॉम्पैक्ट होता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होता है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इस सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है सॉलिड में, और देयर इज नो मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, देयरफॉर दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस सॉल विच ऑफ दीज आर सॉलिड्स, रबर बैंड, स्पॉन्ज, सॉल्ट, इन तीनों में से सॉलिड कौन सा है। तो जवाब क्या होगा, तो तीनों ही जो है भी सॉलिड है। किस तरह से सॉलिड है, रबर बैंड आपने देखा ही होगा, जब तक हम लोग इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, है ना, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो टूटेगा नहीं, है ना, उसमें इलास्टिसिटी होती है। तो ये भी एक रबर बैंड भी एक सॉलिड है। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज देखा ही होगा आपने। ठीक है, बहुत सारे कुशंस में होते हैं। तो स्पॉन्ज बेसिकली में उसमें होल्स होते हैं काफी ज्यादा, है ना, तो वो होल्स क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग उसको स्क्वीज करते हैं तो हवा जो है वो, अंदर का जो हवा है वो बाहर आ जाता है, तो वो आसानी से स्क्वीज हो जाता है ना। तो स्पॉन्ज बेसिकली, स्पॉन्ज भी एक सॉलिड है। सॉल्ट जो है, हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट को अगर पानी में घोल देते हैं तो वो घुल जाता है, पता ही नहीं चलता कि सॉल्ट है जब तक टेस्ट नहीं करें। लेकिन अगर सॉल्ट के इंडिविजुअल पार्टिकल्स को देखेंगे तो उसको देख के लगेगा कि उस पर डेफिनेट शेप है, उस सर्टेन स्पेस है, वॉल्यूम है। तो इसीलिए सॉल्ट भी जो है उसकी पर्टिकुलर शेप, वॉल्यूम होती है। तो ये तीनों ही क्या है, दिस थ्री आर ऑल सॉलिड्स। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है तो ये तीनों ही सॉलिड्स हैं।
नेक्स्ट हम लोग सॉलिड स्टेट समझ आ गया होगा। लिक्विड स्टेज हम लोग आ जाते हैं। तो बेसिकली लिक्विड स्टेट में क्या होता है, तो लिक्विड हैव व्हाट, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इनके पास में वॉल्यूम जो होती है फिक्स्ड होती है, ठीक है। बट लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, ठीक है। लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती, वॉल्यूम तो होती है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती है। आप ग्लास में डाल देंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, बॉटल में डालेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, कोई जार में डालेंगे तो जार का शेप ले लेगा। इसीलिए लिक्विड का मेनली कोई शेप नहीं होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड पार्टिकल इज लेस देन द सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में लिक्विड जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो गैस से ज्यादा होता है लेकिन सॉलिड से कम होता है, ठीक है। क्यों? देयरफॉर देयर हैज अ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड दैट कैन फ्लो इजीली, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बेसिकली फ्लूइड्स भी कहते हैं। बहुत सारे लिक्विड्स को हम लोग उसको फ्लूइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अरेंज ईच अदर एंड आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। इनका अरेंजमेंट जो होता है और पूरी तरह से ऑर्डर वे में नहीं रहता है। इसमें भी रैंडम मोशन रहता है लेकिन रैंडमनेस जो होती है वो कम होती है। रैंडमनेस सबसे ज्यादा गैसेस में होती है, ठीक है। तो यू हैव माइट सीन दैट लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन व्हिच वी पुट देम, है ना। तो दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, दे ऑलवेज कीप ऑन मूविंग, है ना। तो सॉलिड के कंपैरिजन में इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है, ठीक है। तो आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा सॉलिड लिक्विड गैसेस को। और इस वीडियो का अंत तक हम लोग कंपैरिजन एक देख लेंगे, कंपैरिजन टेबल मैंने बनाया है तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा फिर से दोबारा से, ठीक है। तो बेसिक यही चीज है लिक्विड्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कैन अदर मैटर डिफ्यूज इन लिक्विड्स, क्या हम लोग कोई दूसरे मैटर को लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अदर मैटर कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स वेदर इट इज सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, ठीक है। हम लोग सॉलिड को भी डिफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्यों, और ये प्रॉपर्टी क्या है, वो कौन सा प्रॉपर्टी है जो डिफ्यूजन में हेल्प करता है? तो बिकॉज देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, सो पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन स्लिप इनटू दो स्पेसेस, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है तो आराम से डिफ्यूजन हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इजी डिफ्यूजन होता है वो सबसे ज्यादा होता है गैस में। गैस में सबसे आसान से डिफ्यूजन होता है, फिर लिक्विड एंड सॉलिड में डिफ्यूजन होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे डिफ्यूजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। लिक्विड में हम लोग सॉलिड को डिफ्यूज करते हैं, जैसे हम लोग शुगर ऐड करते हैं चाय बनाने के समय, नींबू पानी बनाने के समय नींबू चीनी ऐड करते हैं, तो वो सब क्या है, सॉलिड हम लोग ऐड कर रहे हैं पानी में। फिर दूसरा है डिफ्यूजिंग लिक्विड इनटू लिक्विड, है ना। तो हम लोग, ये बहुत आसान सा है, दूध में पानी मिला दिए या फिर इंक हम लोग ऐड कर दिए, कोई भी डाई ऐड कर दिए वाटर में। फिर तीसरा है डिफ्यूजिंग गैसेस इनटू लिक्विड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, एक्वाटिक क्रिएचर्स के लिए, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है। तो अगर जो हमारा पानी है, पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जिसको हम लोग बेसिकली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जो प्लांट्स है या एक्वाटिक क्रिएचर्स है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सर्वाइवल का इश्यू हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही चीज, ऑक्सीजन भी डिफ्यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज करता है वाटर में, ठीक है। तो ये तीनों ही आप देख सकते हैं कि हाँ, ये मैटर जो है वो हम लोग डिफ्यूज कर सकते हैं लिक्विड में, ठीक है। अब हम लोग तीसरा स्टेट जो है वो पढ़ लेते हैं। तीसरा स्टेट दैट इज द गैसियस स्टेट। तो इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड वॉल्यूम, ना इसके पास कोई वॉल्यूम है, ना शेप है, ना कोई बाउंड्री होती है। तो गैस जो है सबसे मस्त मौला है, वो रैंडम होता है पूरी तरह से। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव द लीस्ट और ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोई भी मतलब नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देयरफॉर द पार्टिकल्स हैव अ लार्जर नंबर ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम एंड दे कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गैस में होती है, ठीक है। वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं और इसी प्रॉपर्टी के कारण दे कैन इजीली बी कंप्रेस्ड एंड पुट इनटू स्मॉल कंटेनर अनलाइक सॉलिड एंड लिक्विड्स। इसीलिए जो हमारे एलपीजी सिलेंडर्स है, सीएनजी सिलेंडर्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, गैस ही को लिक्विफाई करते हैं, है ना, कंप्रेस करते हैं, बेसिकली कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस, सीएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, है ना। तो हम लोग बेसिकली कंप्रेस करते हैं गैस की इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग इसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉलिड एंड लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। सॉलिड में तो बहुत ही कम होती है, लिक्विड में तो कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड में करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक प्रॉपर्टीज हैं गैसेस के बारे में, ठीक है। Since there is a lot of space between the particles, different gases can diffuse into each other easily. बहुत आसानी से गैसेस जो है डिफ्यूज हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है among solid liquid gases. Kinetic energy is highest in gases. The particles is maximum. Therefore, the particles move about freely at high speed and there is no fixed shape of the gas. बहुत ज़्यादा स्पीड में वो मूव करते रहते हैं और किधर भी वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस को तीनों को ही हम लोग समराइज कर लेंगे इस टेबल से, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है, डेफिनाइट शेप होता है। लिक्विड और गैस दोनों में ही कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता है। सॉलिड एंड लिक्विड में वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनाइट होता है, किंतु गैस में इनडेफिनाइट होता है, ठीक है। फिर सॉलिड में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। लिक्विड में फीवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो मिडिल में आ जाता है, इंटरमीडिएरी में आता है। और गैसेस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ना के बराबर होता है, ठीक है। सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी कंप्रेस। लिक्विड भी कंप्रेस बहुत बहुत रेयर ही होता है, लेकिन गैस को हम लोग आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स फॉर सॉलिड जो होता है सबसे कम होता है, बहुत मिनिमम होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट ज्यादा होता है। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, सबसे ज्यादा जो है वो गैस में है। फिर पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, रादर दे वाइब्रेट ओनली इन देयर फिक्स्ड पोजीशन। तो सॉलिड में बेसिकली क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी कम कम होता है। बस वो क्या होता है, वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं अपने फिक्स्ड पोजीशन, अपने जो मेन पोजीशन होती है वहीं पर वो वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, है ना, वो कर सकते हैं, मिक्सिंग हो सकती है, इसीलिए हम लोग इसको फ्लूइड्स भी कहा जाता है। फिर गैसेस जो है वो आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी। फिर लिक्विड की सॉलिड से कम होती है, सबसे कम डेंसिटी गैसेस में होती है। सॉलिड्स जो होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड फ्लो करते हैं, गैसेस भी फ्लो करते हैं। तो हम लोग बेसिकली लिक्विड एंड गैसेस दोनों को मिलाकर भी हम लोग बहुत बार कहते हैं फ्लूइड्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये था, हम लोग समराइज करके आपको समझ आ गया होगा। तो पार्ट वन में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। जो पार्ट टू आएगा, पार्ट टू में हम लोग बाकी जो होते हैं, जो इंटर कन्वर्शन है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, फिर सब्लिमेशन, इवापोरेशन, फैक्टर्स वाले फैक्टर्स, फिर और दो जो हमारे मैटर के स्टेट्स हैं, है ना, जिसमें प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाला जो स्टेट है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, कोई सजेशंस, कोई डाउट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।